स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एक बार फिर आपके लिए सीटेट एग्जाम्स के लिए सीडीपी और पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों ये जो पेपर आज हम आपको करा रहे हैं दोस्तों जनवरी 2019 का पेपर है। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो दोस्तों पाने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक खेल के दौरान रोहन को चोट लग जाती है। रोहन एक लड़का है, इसको चोट लग जाती है तो ये देखकर उसके पिता कहने लगते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तो लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो पिता क्या कहना चाहते हैं रोहन के? तो दोस्तों पहली बात ये आती है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों। हाँ, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस करता है, लड़का लड़की के अंदर डिफरेंस करता है दोस्तों। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों अगला आता है, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है दोस्तों। चुनौती से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, इसमें चुनौती देने का कोई मतलब नहीं आता। और दोस्तों भेदभाव को तो ये बढ़ाता है दोस्तों, भेदभाव को ये बढ़ाता है दोस्तों लैंगिक। और दोस्तों लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल भी नहीं देता। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम दोस्तों। ये जो दोस्तों आपका पेपर है दोस्तों वो दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। जो कोई वर्ड आपको हिंदी में कठिन लगता है दोस्तों तो अब अंग्रेजी में आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं क्या है। पहला उसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। मतलब अध्यापक को पाठ्यक्रम का बिल्कुल पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए दोस्तों। ऐसा तो कोई मतलब है नहीं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर दोस्तों। विद्यार्थियों में कंपटीशन का बढ़ावा ये भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थियों में कंपटीशन का बढ़ावा देंगे दोस्तों तो आगे प्रगतिशील कक्षा हमारी चल नहीं पाएगी दोस्तों। ज्ञान और संरचना के मौके देने चाहिए दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सही है। हमें ज्ञान और संरचना के मौके देने चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चे को आगे से आगे फील्ड में जा सके दोस्तों। उनका नंबर, विद्यार्थियों के नंबर से उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर नंबर से करेंगे दोस्तों बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक गतिविधि हो रही है, एक एक्टिविटी के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख, मतलब छात्र संघर्ष कर रहे हैं, उसकी अध्यापिका आए हैं दोस्तों, एक टीचर है, वो बच्चों को संकेत करती हैं और कहती हैं क्या, क्यों, कैसे। प्रदान करने वाला फैसला लेती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसका फैसला लेती हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है? लेव वाइगोत्स्की दोस्तों आप जानते हैं जो कि समाज से करते हैं, सामाजिक संस्कृति के साथ बच्चे को जोड़ते हैं दोस्तों। अब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करना। कहने का मतलब बच्चों को खेलो मत खेलो, इसको मत सीखो या सीखो मत सीखो। अगला आता है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेंगे दोस्तों। अगला आता है छात्रों में प्रत्याहार्थ निकासियां प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। ये कहेंगे दोस्तों इसे नहीं सीखना चाहिए, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। और अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होती है कि ये कह देंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, आपका फायदा इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अधिगम के लिए पाढ़ का मतलब होता है दोस्तों विशेषज्ञों की, जो बच्चों पे कुछ नहीं आता है तो वो अपने विशेषज्ञों के साथ मिलजुल कर उस काम को करते हैं और दोस्तों उसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। ये जो पाढ़ वाला जो सिस्टम है दोस्तों वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है दोस्तों। 1 नंबर का आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है कि पाढ़ को अंग्रेजी में इसका फोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब बच्चों के अंदर सामाजिकरण कैसे हो सकता है दोस्तों, इसमें से एक कथन बताना है आपको। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे जो हैं द्वितीय कारक उनका सामाजिकरण का स्कूल है और पहला जो कारक है वो समाज है, परिवार है। दूसरा कहते हैं विद्यालय सामाजिकरण का पहला कारक है, मतलब आप विद्यालय को बता दिया पहला कारक, दूसरा समाज को बता दिया। अब तीसरा आता है दोस्तों सामाजिकरण के समकक्ष है, परिवार के समकक्ष है, दूसरा बता दिया। तीसरा बता दिया जनसंचार और परिवार दोस्तों। जनसंचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना दोस्तों या सोशलाइजेशन करना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्यालय जो होता है दोस्तों वो द्वितीय कारक होता है बच्चे के सीखने का, और परिवार के अंदर बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों वो उसका पहला कारक हुआ सामाजिकरण का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुबुद्धि पर दिया हुआ है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर दोस्तों जोर देता है दोस्तों? अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दौरान मापी जा सकती है। ये कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि जिस बच्चे के अंदर बुद्धि लब्धि है तो वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन से मापी जा सकती है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है, वो शॉर्ट भी कर सकता है, लॉन्ग भी कर सकता है। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है दोस्तों। कहते हैं कि बुद्धिमत्ता जो है वो एक आयाम से दूसरे आयाम पर निर्भर होती है दोस्तों। अब अगला ऑप्शन आता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। कहने का मतलब है कि बुद्धि की बहुत सारी दशाएं हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल कहता है कि बुद्धि दूसरे किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की उससे भी ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। कहने का मतलब है इसकी दशाएं क्या ही हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लॉरेंस कोहलरबर्ग से दिया हुआ है दोस्तों। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। क्या मतलब, दूसरे से कह देते हैं कि आप इस काम को करिए, ये काम अच्छा है। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है दोस्तों? पहला आता है दोस्तों प्री कॉन्वेंशनल। प्री कॉन्वेंशनल दोस्तों जो बच्चा होता है वो होता है दोस्तों आपका 4 से 10 वर्ष का बच्चा जो होता है उसके अंदर नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। और दोस्तों उसके अंदर आज्ञा दंड का पालन का प्रोसेस पाया जाता है और दोस्तों अहंकार की अवस्था पाई जाती है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा 10 से लेकर 13 वर्ष तक का होता है और बच्चे के अंदर सामाजिकता और नैतिकता आ जाती है। बच्चा ऐसे ऐसे कार्य करता है जो जिससे कि समाज के द्वारा उसे सम्मान मिले और दूसरे बड़े लोग उसको सम्मानित करें। और दोस्तों उसके अंदर नैतिकता आ जाती है और नैतिकता वो दोस्तों बड़ों को देखकर सीखता है दोस्तों। उत्तर पर अब आता है पोस्ट कन्वेंशनल दोस्तों। पोस्ट कन्वेंशनल क्या होता है दोस्तों? पोस्ट कन्वेंशनल वो होता है जिसमें बच्चा कोई ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे समाज से उसको नकारा जाए, निकाला जाए दोस्तों। और दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों पियाजे ने दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका कन्वेंशनल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि दूसरे समाज को सम्मान देता है, समाज को स्वीकृति देता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी लैब बायोगॉस की जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्स में 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है लैब बायोगॉस की दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, अभी अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं दोस्तों। लैब बायोगॉस की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य है, मतलब लैब बायोगॉस की कहते हैं बच्चा समाज से सीखता है। अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं दोस्तों गुणा पर रोपण पे तो देते नहीं है, मोटिवेशन दोस्तों देते नहीं है, संतुलीकरण देते नहीं है दोस्तों। सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा दोस्तों लैब बायोगॉस की बताते हैं बच्चा समाज से सीखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आता है जीन पियाजे से क्वेश्चन। जीन पियाजे आप जानते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों। अब संज्ञानात्मक संरचनाओं में डैश के रूप में वर्णित करते हैं, मतलब कितनी संरचनाओं को डैश के रूप में संरचित करते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक दोस्तों उपकरणों से दोस्तों साइकोलॉजी टूल्स इनके पास कोई नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। और विकास का संयुक्त सिद्धांत भी दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है दोस्तों, जिसको हम ZPG कहते हैं, ZPD जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने किसी भी समस्या का सॉल्यूशन जो है किसी के द्वारा मार्गदर्शन के द्वारा करता है दोस्तों इसका आंसर जो आएगा स्कीमा आएगा दोस्तों। स्कीमा/मनोबंध के द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में उसके इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये स्कीमा जो होती है दोस्तों, बच्चा कुछ पहले से जानता है ऑलरेडी, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता है दोस्तों, उसको हम स्कीमा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे पर जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक संरचना के विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों। अब दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है, मैं मुख्य गुण क्या है, पूर्व संक्रियात्मक का मुख्य गुण क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है दोस्तों वो 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष का बच्चा होता है। और दोस्तों क्लोनो की अवस्था इसको हम कहते हैं, इसमें बच्चा विचार करता है और सोच में केंद्रीकरण आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों विकास के संदर्भ में। अब दोस्तों डेवलपमेंट के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं तो इनमें से सही बताना है दोस्तों। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान है दोस्तों, ये तो बिल्कुल कहते हैं दोस्तों। विकास की दर कभी घटती है कभी बढ़ती है दोस्तों। केवल दोस्तों विकास जो विद्यालय से होता है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। विकास तो कभी भी हो सकता है दोस्तों, बाल्यावस्था में भी हो सकता है, किशोर अवस्था में भी हो सकता है, प्रौढ़ अवस्था में भी हो सकता है दोस्तों। विकास बहुआयामी है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकास जो है बहुआयामी है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन कौन से क्रम में होता है? पहला होता है संवेदिक अवस्था होती है बच्चे 0 से 2 वर्ष तक की, जिसमें बच्चा कुछ नहीं जानता दोस्तों, दूसरों पर डिपेंड रहता है। और मूर्त का मतलब कोई चीज रखी है देख के उसको सोचना और समझना। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों, उसके बाद अमूर्त करता है वो कि मतलब ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करता है जो कि उसने सोची हुई है, बस खाली देखी हुई नहीं है। जैसे कि मुझे हवाई जहाज में बैठना है तो हवाई जहाज देखा नहीं है लेकिन सोच रहा है उसके बारे में दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों प्रगतिशील कक्षा पे जुड़ा हुआ है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए?
अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत होगा। प्रगतिशील कक्षा हमारी चल नहीं पाएगी। अध्यापक के पक्ष की असफलता, दोस्तों जब अध्यापक असफल होगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, कक्षा कैसे चलाएगा हमारा। योग्यता से दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है हमारा। और दोस्तों अगला जो आता है ऑप्शन आता है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया। दोस्तों मेन मतलब है टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, किस परियोजना से पढ़ाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समावेशी कक्षा से क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, मतलब समावेशी कक्षा में किस चीज पर बल होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी, मतलब कुछ चीज दिखाकर, अभिवेदी बताकर समझाकर, सामाजिक पहचान के आधार पर बताना चाहिए, या हर बच्चे के लिए दोस्तों अवसर प्रदान करना चाहिए। दोस्तों ये टैग वर्ड्स कुछ छोटे छोटे टैग वर्ड्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाया करें, तो दोस्तों आप उसी का आंसर लगा दीजिए करिए। जैसे कि दोस्तों अवसर प्रदान करना, तो अवसर हमें दे रहा है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है दोस्तों दिव्यांगजन अधिकार 2016 के अनुसार किस शब्दावली का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई विकलांग है तो उसके लिए आप किस वर्ड का यूज करेंगे। दोस्तों मंदित छात्र कहेंगे, विकलांग छात्र कहेंगे, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इसको कहेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए, मतलब कोई बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो उसे परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए जिससे उसकी समस्या दूर हो जाए। दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, दोस्तों ये तो करना ही चाहिए, तभी तो उसकी समस्याएं दूर होंगी। और दोस्तों क्रिएटिविटी के द्वारा दोस्तों ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, मतलब उसके लिए एक योजना तैयार करना चाहिए, प्लान तैयार करना चाहिए, बच्चा किस तरीके से सीखेगा, क्या करेगा, क्या समस्या आ रही है। दोस्तों ये तीनों तो सही है दोस्तों, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना है। अगर कोई चीज हम जटिल बना देंगे दोस्तों तो बच्चा वैसे ही नहीं सीख पाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्रिएटिविटी की पहचान क्या है, सृजनात्मक की पहचान क्या है। दोस्तों उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी चिंतन दोस्तों वो चिंतन होता है जिसमें बच्चे के पास कोई एक समस्या होती है तो उसको हल करने के कई तरीके निकालता है, अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीकों से उसको सॉल्व करने की सोचता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे कि ईश्वर है, अब कोई दोस्तों क्वेश्चन पूछता है ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है ईश्वर, ईश्वर कैसे है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अब आता है दोस्तों विविध पृष्ठभूमियों से अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक, मतलब बच्चे जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से हैं अधिगम सीखने के लिए एक अध्यापक को क्या संबोधित करना चाहिए, क्या वह संबोधन उसको करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए। दोस्तों चलो इसको भी देखते हैं। अगला आता है विविध विन्यासों को उदाहरण लेना चाहिए। दोस्तों इसको भी देखते हैं। आकलन तो दोस्तों बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें बच्चे का। और दोस्तों नेगेटिविटी दोस्तों बच्चे के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे, अलग अलग उदाहरण बच्चों को बताएंगे और समझाएंगे, तभी बच्चा अधिगम करेगा, अधिगम लर्निंग करेगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है समस्या समाधान। कोई समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों आप लगातार अभ्यास और कार्य, मतलब लगातार बच्चे को काम देंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, और कठिन कर देंगे वो चीज को दोस्तों और ही बिल्कुल बच्चा नहीं कर पाएगा। उसकी जैसे मिलती जुलती मॉडल देंगे दोस्तों और बढ़ावा देंगे कि तुम कर लोगे, अच्छा हो जाएगा बेटा, तो इस तरीके से आगे आपका काम बढ़ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है अधिगम की अभिप्रेरणा। दोस्तों मोटिवेशन से क्वेश्चन है, किस प्रकार कायम रहे, बच्चे के अंदर मोटिवेशन किस प्रकार कायम रखा जा सकता है कि बच्चा मोटिवेट रहे हर वक्त। दंड देकर दोस्तों नहीं कर सकते। अब प्रेरणवीरता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, दोस्तों कहने का मतलब फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स। भाई गोल्स पर उसके ध्यान देंगे, बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेगा। और दोस्तों याद करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, अगर कोई सरल तरीके में निकाल के देंगे तो अभी बच्चा नहीं करेगा, लेकिन बच्चे को क्या है उसकी गोल पर फोकस कराएंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब शर्मिंदगी दोस्तों, शेम जिसे कहते हैं, बच्चा शर्मिंदा हो जाता है, जैसे कि किसी को देख के कोई शर्मिंदा हो गया, अरे चीज ये कैसा है। संज्ञान के इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये तो गलत होगा। नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ाता है। दोस्तों शर्मिंदगी जो होती है बच्चे के अंदर नेगेटिविटी भी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? नेगेटिविटी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों मोटिवेशन तो दोस्तों मिलता नहीं है इससे, इसका ऑप्शन नंबर डी तो सी गलत होगा, इसीलिए बी इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। विषय वस्तु को याद कराने का तो कोई मतलब नहीं है, बार बार याद कराएंगे बच्चा बार बार भूल जाएगा। संकल्पनाओं के संबंध खोजेंगे। अवलोकन करना भी नहीं है दोस्तों, नकल करके दोहराना नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो अपना संबंध खोजना है कि उसके बीच में संबंध क्या है। जब दोस्तों हम बच्चे को खोजने का अवसर देंगे तो बच्चा खुद अपने आप काम करेगा और अच्छी तरीके से उसको सीखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, एक अध्यापिका एक टीचर है
उसको किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब एक टीचर को बच्चे की क्या क्या गलतियां देखना चाहिए, किस तरीके में देखना चाहिए। तो दोस्तों पहला उसका ऑप्शन देखते हैं, दंड को निर्धारित करके अगर उसकी पिटाई करेंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा, ना ही बताएगा उसकी त्रुटियां क्या है। त्रुटियों की समझ करेंगे और प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण तरीके से उसको अर्थ निकाल के देंगे बच्चे को, तो बच्चा और अच्छी तरीके से सीखेगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों ज्यादा त्रुटि निकालेंगे तो बच्चा वैसी कॉपी नहीं चेक कराएगा अपनी, ना ही कोई चीज आपको दिखाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों को सीखने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि सूचनाओं को हम टुकड़ों में देते हैं। किस में देते हैं? टुकड़ों में देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या है? मतलब बच्चा किस अवस्था में सबसे अच्छी तरीके से सीख सकता है दोस्तों। उत्तेजना दोस्तों हाई होगी या डर होगा दोस्तों तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर उसकी उत्तेजना बिल्कुल स्लो है और डर भी थोड़ा ज्यादा है तो भी नहीं सीख पाएगा। हर चीज को दोस्तों बैलेंस करके काम चलना है। क्या चलना है? बैलेंस करके। बैलेंस संतुलित उत्तेजना होगी और डर कोई होगा नहीं तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है? बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल भूमिका होती है तो गलत है। वैसिकों पर बच्चे निर्भर रहते हैं दोस्तों, यह भी बिल्कुल गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं बच्चे? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? मतलब लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है दोस्तों? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, मतलब एबिलिटी को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल फिक्स भी नहीं है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित है, कहने का मतलब असफलता अनियंत्रित तो नहीं है दोस्तों, कभी ना कभी सफलता तो मिलेगी सीखते सीखते दोस्तों, ऐसी बात तो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अन्वेषण और संवाद। दोस्तों बच्चे के अंदर इंक्वायरी आएगी, जांच पड़ताल करेगा फिर चीज को, तो वो उसको अच्छी तरीके से सीखेगा। कंपटीशन दोस्तों बच्चों में बढ़ावा कर देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, पाठ्य पुस्तक से तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। सायना एक लड़की अपने आप से बात कर रही है, सेल्फ। वह किस प्रकार की प्रगति कर सकती है? वह सोचती है मैं किस प्रकार की प्रगति कर सकती हूँ। तो वाइगोत्स्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह से व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मतलब सेल्फ बात करना क्या दर्शाता है दोस्तों? स्वयं नियमन, मतलब अपने आप से खुद बात करना दोस्तों। आत्म केंद्रिकता जो होती है दोस्तों वो जीन पियाजे ने दी हुई है, इसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, जिसमें बच्चा ये सोचता है कि हर चीज मेरे द्वारा चलती है, हर चीज मेरे द्वारा काम करती है, मैं ही केंद्र हूं हर चीज का दोस्तों। और मनोवैज्ञानिक विकार तो दोस्तों बिल्कुल उसके अंदर नहीं आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन पद्धतियों। अब दोस्तों एवोल्यूशन करना है, एवोल्यूशन प्रैक्टिस शुड एम्ड। तो दोस्तों क्या एम होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, योग्यता पर आधारित करना, विभाजन भी करना नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थियों की जरूरतों को पहचानेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको हम सिखाएंगे, बताएंगे, तो उसका मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो जाएगा दोस्तों। और नंबरों से तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है दोस्तों? आनुवंशिकता, पर्यावरण, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। दोस्तों दोनों पर ही किया जा सकता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता पर दोस्तों। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब